रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस का कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, और उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद आई इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं बेटा? दे आर मैथमेटिकल कंसेप्ट, है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। फिजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखेंगी नहीं। जब भी आपको चार्ज दिखेगा तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नहीं दिखेंगी। देखो वैशाली अभी से सोने लग गए, इसको लगता है अरे भाई फिजिक्स फिजिक्स, फिर से वही फिजिक्स, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब अगर कहीं चार्ज है तो आपको उस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखाई नहीं देंगी, दैट मीन्स उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कैसे किया था कि दीज लाइंस आर ड्रॉन इन सच अ वे कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं और उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे किसका डायरेक्शन मिलेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन वहां पर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ, जिस जहां पे मैंने फील्ड लाइंस पे वो पॉइंट मार्क किया है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि अगर यूनिवर्स में केवल अकेला चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, केवल ओनली पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड एमर्ज करती हैं और कहां तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। नेगेटिव में उल्टा होगा, नेगेटिव में इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड्स टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तो आपको फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देन फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस देखी। तो सबसे पहले कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलेंगी, नेगेटिव में अंदर की तरफ चली जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई बेटा? बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट कर गई गलती से तो इसका मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई? 2 डायरेक्शन, और जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। फिर लास्ट देखा था प्रॉपर्टी कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसका मतलब उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन होगी किसी गिवन एरिया को पास करने वाली, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। इस बात को ध्यान रखना, अभी फ्लक्स की बात करेंगे तब यही चीज काम आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये देखो, एक एरिया था उसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर जहां पे ये एरिया ड्रॉ किया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। और इधर दूसरी जगह ड्रॉ किया तो यहाँ पे 3 लाइनें ही जा रही थी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर वेरी लेस, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी कम है कंपेयर टू द प्रीवियस एरिया। ठीक है जी, ये सब डिसाइड किया। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, किसका मैग्नीट्यूड कैसा है, तो आप सबने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दे दिया था, राइट। फिर इसके बाद बेटा हमने ये क्वेश्चन कराया था, ये भी आपसे हो गया था। और इसके बाद ये क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये भी आप लोगों ने कर दिया था। ठीक है, अब देखो एक चीज है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्या कि फील्ड लाइंस आपकी इक्विडिस्टेंट होंगी, यानी कि फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप होगा वो बराबर बराबर होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आपको ऐसा दिखाई दे कि यहाँ पर गैप बिटवीन द फील्ड लाइंस इज इक्वल, तो इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा। अगर मान लो जैसे ये गैप अनइवन गैप है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके सोर्स की बात करेंगे अभी, पहले चार्ज डेंसिटी डिस्कस करूंगा फिर बताऊंगा कौन सा जो है, कौन सा। सर कशिश की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है बेटा, बोलो उनको ट्राई करें, है ना। और नहीं तो मोहित सर को एक बार मैसेज करें, वो हेल्प आउट कर देंगे। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जब इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी लाइनें। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो बताते हैं आपको। इसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक डायपोल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग, जहां भी नोटबुक में लिख रहे हो इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लो बेटा। और है ना, पानी की बोतल लेके बैठा करो मेरी तरह। ये बोतल ले लो, ग्लास ले लो, जग ले लो, मग्गा ले लो, और पीते रहो सिप सिप करके। क्योंकि अभी 10 दिन तो और चलेगा ये धूप का कहर। दोपहर में मैं चला गया बेटा मैं बाइक लेके गलती से निकल गया घर से बाहर,
अब मेरे को ये समझना है कि इसको 40 की स्पीड पे चलाऊं कि 100 की स्पीड पे चलाऊं। 40 पे चलाऊंगा तो अलग तरीके की गर्मी लगेगी, और 100 पे चलाऊंगा तो लू वाली लू एकदम आगे से। मैंने कहा यार हाउ टू मिनिमाइज द हीट गेन, है ना। तो वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने क्या कहा कि इसको चलाते नहीं है, फटाफट अपनी शॉपिंग करते हैं और वापस भाग जाते हैं। तो मैं तुरंत दौड़ के आया और फिर मैंने कूलर की शरण ली, बच गया मैं। ठीक है, तो अब लिख लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो अब देखो बेटा, इस टॉपिक में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि पहली बात इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने चार्ज को रिप्रेजेंट किया था किसके फॉर्म में, कूलाम्स के फॉर्म में, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है कूलाम्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन करना है तो कूलाम्ब पर मीटर। हाँ अच्छा, न्यूटन पर कूलाम्ब, न्यूटन पर कूलाम। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज था ना, तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर हमें डायपोल का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये डिफाइन करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल किस तरीके का फील्ड पैटर्न जनरेट करेगा, क्या होगा, कैसे मेजर होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर डायपोल को रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर डायपोल कैसे बिहेव करेगा ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि डायपोल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। पढ़ो इसको एक बार मन मन में। अरे पढ़ लो, चाहे उबासियां लेते लेते पढ़ लो, पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ पढ़ लिया, ठीक है। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने के बाद थम्स अप दे देते हैं। और बाकी सब लोग जो बुद्धू राम है हमारी क्लास के, बुद्धू राम, अरे बुद्धू रामो तुम भी पढ़ लो। है, पेपर तुम्हारा भी वही आएगा, अलग से नहीं आएगा, सेम पेपर आएगा सबके लिए। ठीक है, अब सुनो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। देखो बेटा, पॉइंट चार्जेस की तो हम बात ही कर रहे हैं कि एक पॉइंट मास है, उस पर कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो उसको हमने बोला पॉइंट चार्ज। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के पॉइंट चार्जेस होंगे। एक होगा आपका माइनस साइन के साथ और दूसरा प्लस साइन के साथ। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, बट वन इज नेगेटिव एंड अनदर वन इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इसी को बोला क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। और बेटा एक खास बात जो ध्यान देने लायक है ना, जो आप सब लोग भूल जाओगे और लेकिन भूलना नहीं है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना, तो भूल भूल जाओगे लेकिन भूलना नहीं है। क्या है वो, कि 2a, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज बाय कन्वेंशन टेकन एज 2a। इसको हम मान लेते हैं कि 2a है। 2a क्यों माना गया है, क्योंकि हम जो हमारे फॉर्मूला है वो थोड़े सिंपल सिंपल तरीके के हैं। तो जब भी डायपोल की आप बात करोगे तो इनके बीच के सेपरेशन को आपको क्या इमेजिन करना है कि इट इज 2a। ठीक है, तो 2 है, ये चीज ध्यान रख लो। अगर किसी को भूलता है मेरे मैं बहुत भूलता हूँ चीजों को, अगर मेरे कोई जैसा है तो थोड़ा सा लिख लो, जैसे पेन से हल्का सा लिख दो कि कुछ बोला था सर ने। ठीक है, तो these are two equal and opposite point charges separated by a distance and that distance is generally taken as 2a। ठीक है, अब एक येलो कलर का पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये येलो कलर का पॉइंट क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द डायपोल। सेंटर ऑफ द डायपोल, सेंटर ऑफ द डायपोल का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की दूरी भी a है और पॉजिटिव चार्ज की दूरी भी a है। हमने दोनों 2a को आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया, तो दिस येलो कलर पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द डायपोल, है ना। जब भी डायपोल से किसी भी पॉइंट की दूरी दी जाएगी तो इस सेंटर पॉइंट से दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अ पॉइंट P सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द डायपोल, दैट मींस कि डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द डायपोल से वो दूरी दी गई है। ठीक है, ओके जी, ये बात हो गई। अब देखो, अब डायपोल तो समझ आया कि इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस है, बट अब इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे कि सर डायपोल कितना मजबूत है कितना वीक है। जैसे आपने बोला कि फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक है ना। तो अब डायपोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ अ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा वही रिप्रेजेंट करेगा डायपोल की औकात को, कि डायपोल कितना मजबूत है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं बेटा,
जैसा हमने लीनियर मोमेंटम वेक्टर किया था P। तो P वेक्टर इज यूज्ड एज डायपोल मोमेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। कोई सा भी एक चार्ज ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक चार्ज उठाया और इनटू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो सेपरेशन कितना है? 2a 2a है। तो P इज इक्वल 2a टू Q इंटू 2a। तो ये आपका हो गया क्या? डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में, अब आप बोलो डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो सर केवल मैग्नीट्यूड से तो काम चलेगा नहीं, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बता देते हैं। दिस P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड बेटा। और डायरेक्शन क्या लिख दें? डायरेक्शन लिख देते हैं P कैप। कौन सा डायरेक्शन? वही डायरेक्शन जिसका डायरेक्शन ये है ना। तो P कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। और P कैप होगा कौन सा? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, जिसको हम P कैप बोल रहे हैं, ये क्या है बेटा? दिस इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं देखा था कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ऐसा वैसा सा फीलिंग लो इससे कि ये कहां से कहां तक है? नेगेटिव चार्ज से चलकर पॉजिटिव चार्ज तक जाएगा। तो ये ऐसा वेक्टर, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? देखो ऐसे करेंगे ड्रॉ। तो दिस इज अपना डायपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है। तो डायपोल को अगर एक एरो से रिप्रेजेंट करना हो तो ये रेड कलर का एरो अभी ड्रॉ किया, यही हमारा क्या है? डायपोल मोमेंट वेक्टर है। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू 2a। 2a और डायरेक्शन क्या है? P कैप डायरेक्शन। और P कैप डायरेक्शन को हमने क्या बोला? माइनस Q से चलकर प्लस Q तक जाने वाला डायरेक्शन ही P कैप डायरेक्शन। समझ आया सबको? यस सर यस सर देखो धीमा धीमा एक एक कंसेप्ट को समझते जाएंगे। अगर डाउट नहीं आ रहा, तुरंत डाउट आ रहा है तुरंत पूछते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर पूरा साल लगे रहे तो सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोकेगा नहीं। फिर आप आराम से जाओगे फ्री माइंड से, बढ़िया पेपर दे के आओगे, फिर सेलेक्ट हो जाओगे, फिर मैसेज करोगे, अरे सर मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, सर बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू थैंक यू। फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा उन मैसेजेस का। बोलेगा ठीक है, तथास्तु, जियो अपनी जिंदगी। ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, राइट। ठीक है, चलो अब समझ आता है बेटा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायपोल मोमेंट को, अगर डायपोल्स की बात करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डायपोल कहाँ दिखाई देंगे, तो केमिस्ट्री में हमने बेटा मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, है ना। H2O मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, है ना, CH4 मॉलिक्यूल्स, तो सबने पढ़ा है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सबने पढ़ा है। ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। सम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर से आपको नाम समझ आते हैं। आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट का एक पोल होता है नॉर्थ पोल, और दूसरा कौन सा होता है? साउथ। सिमिलरली डायपोल का भी अभी आपने पोल देखा था, एक कौन सा है? नेगेटिव पोल, और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल से हमें नाम से ही समझ आता है कि इसके भी कोई ना कोई पोल्स होंगे। तो देखो इस मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहे हैं। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? ये वाटर H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर देखूं, तो देखो हाइट, इस पे ऑक्सीजन जो है उस पे क्या है चार्ज? नेगेटिव। 2 डेल्टा नेगेटिव लिखा है ना, तो 2 यूनिट्स ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो भैया ये ऑक्सीजन एटम के ऊपर इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ रखा है, तो दिस येलो कलर का डॉट इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो एक पॉजिटिव तो आपका हाइड्रोजन पे इधर है, एक इधर पे, तो इनके बीचों बीच होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। तो इसी तरीके से क्या बोला जाए कि ये मॉलिक्यूल क्या है? पोलर। इसके पास एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है। ठीक वैसे ही जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के पास होता है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो ये क्या एक ये H2O मॉलिक्यूल क्या एक इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा, बिकॉज दीज आर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये H2O मॉलिक्यूल आउटर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये अपना रोटेशन चेंज करेगा। अभी बताएंगे कि जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना, तो ठीक उसी तरीके से पानी को भी अपन रखते हैं। और यही कंसेप्ट कहाँ काम आता है बेटा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव देखा है आपने?
यस सर। माइक्रोवेव में Yes, क्या sir. करते हो, गीली चीजें ही गर्म हो पाती हैं, सूखी चीजों पे कोई असर नहीं करेगा। अगर वाटर कंटेंट नहीं है तो गर्म नहीं होगा। जैसे आप बर्गर लेने गए बेकरी के ऊपर, उसने बेकरी वाले ने माइक्रोवेव में रखा, ऑन कर दिया, वो गर्म क्यों हुआ? अगली बार जब ध्यान दोगे ना, हीटिंग देखोगे उसका, तो देखना उसमें टिक्की जो लगी होती है ना अंदर अंदर, वो ज्यादा गर्म होती है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा था, और बाहर वाला इतना गर्म नहीं होता है। तो आप देखना कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसी की वजह से उसको वहां पे गर्म कर पाए, राइट। चलो, Yes, कुछ sir. चीजें होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसी, जिनके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव पोल्स नहीं होंगे बेटा। तो देखो अब, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? CO2। CO2. CO2। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ये रेड कलर का डॉट। और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है बेटा? एक तो ऑक्सीजन पे इधर और एक इधर, दोनों बॉन्ड सिमेट्रिक है। अगर मैं पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करूं तो वो भी यहीं आ जाएगा, बीचों बीच इनके। तो अब बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या आपस में डिस्टेंट है कि एक ही जगह पर है? एक ही जगह. एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिख रहा है किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल समझ आता है कि दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस of equal magnitude but opposite nature and they are separated by a small distance, और वो डिस्टेंस कितना है? 2a के बराबर है। 2A. ये बिल्कुल नहीं भूलना है, 2a के बराबर है, 2a, राइट। चलो Yes. चलो भाई, अब इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई है तो अब टूट पड़ो एक सवाल पे और फटाफट मुझे आंसर दो। इसका आंसर लिखा होगा तो मिटा देते हैं। यार ये मिटाने का प्रोसेस मेरे को समझ नहीं आया, इसको हर बार फ्रेश मिटाना पड़ता है। ये टैबलेट ना तुम्हारी टीम के अंदर हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बोलता है कि कोई नहीं यार, बच्चों को चीटिंग कर ही लेने दो, है ना। करो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे आपका आंसर आएगा रेज योर हैंड बेटा। सबसे पहले चित्र ड्रॉ कर लो, हिंट दे रहा हूँ, ड्रॉ कर लो, पॉइंट्स को लोकेट कर लो, ए एंड बी को, उन पे चार्जेस रखो, फिर आपको 2a की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। शाबाश तनीषा, शाबाश सूरज। कुछ बच्चे जज्बेदार होते हैं, है ना, सूरज उनमें से एक है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये है इसमें वो बात। थैंक्स सर। शाबाश बेटा, लगे रहो, बस हो ही जाएगा सब। रेशमा शाबाश बेटा, सुरेंद्र, अनुष्का वेरी गुड बेटा, चेतना। बाकी सब लोग ना क्या करते हो यार, पहले कुछ बच्चे थे जो आंसर देते थे क्लास में, सो गए हैं। अरे ठीक है सर, हमारे तो फर्स्ट चैप्टर तक की दौड़ थी बस,
शुरुआत जो आपने कराया था मोशन इन 1D, बस वहीं तक हमारा खेल था। याद करता हूँ, बाकी बाकी सब भी करो यार, है ना, इजी है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन है। देखो लेट्स लेट्स मार्क दीज 2 पॉइंट्स बेटा, है ना। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो देखो कि एक्स और वाई तो जीरो है दोनों का, केवल जेड में वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये जेड एक्सिस, ये वाई मान लो, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर ए को ड्रॉ किया जाए तो इट इज -15, -15 और 0 0 है, तो यानी कि जेड एक्सिस पे लोकेटेड होगा, लेकिन -15 पे। दिस इज 0,0, -15 नेगेटिव साइड पे, और दूसरा पॉइंट है 0,0,15, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी, इनको मार्क और कर लो, दिस लोअर पॉइंट इज ए और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? सर 30। 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब ए पर जो चार्ज है और बी पर चार्ज है, इनका मैग्नीट्यूड तो आपको दे ही दिया है, और आपको 2a का वैल्यू मिल गया है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज की बात करूं, तो इट इज नथिंग बट 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स, एसआई यूनिट्स में दे रखा है, ठीक है। Yes. अब 2a की बात करूं तो 2a किसके बराबर है बेटा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर्स के बराबर, और उसको मीटर। यूनिट्स में लिखेंगे 0.3 तो मीटर। 0.3 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या पूछ रहा है? डायपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल Yes. मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q की वैल्यू कितनी बेटा? 2.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, सीधा रख दो वैल्यू, और इंटू 2a की वैल्यू 0.3, तो मल्टीप्लाई करोगे, करो, कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 7.5 7.5 7.5 10 raised to -8 इंटू 10 10 raised to -8, और -8 यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। यूनिट बताओ। कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कूलम कूलाम मीटर। मीटर, क्योंकि कूलाम Yes, आपका yes, चार्ज sir. का यूनिट और मीटर आपका डिस्टेंस का यूनिट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कूलाम्ब मीटर, ठीक है। और ये केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो? -q to q। -q से +q, तो माइनस कहाँ पर चार्ज है? चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? पॉइंट बी पे, बी पर। और पॉजिटिव कहाँ है? ए पर। तो डायरेक्टली A क्या होता है डायपोल मोमेंट वेक्टर का बेटा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए तो ये आया। किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बेटा? ये नेगेटिव जेड में, तो नेगेटिव जेड एक्सिस कौन सा होता है? -k कैप, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर इज -k कैप, और मैग्नीट्यूड आप सबने बताया 7.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। अब किस बच्चे को डाउट है बेटा इसमें? सही है, आगे बढ़े। जेड एक्सिस होगा ना तनीषा क्या बोल रहे हो बेटा? सर? पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा ना क्यों? सर? अब मैंने पॉइंट पहला ए ऊपर लिया है और बी नीचे लिया है। क्यों लिया ऊपर आपने? पॉइंट ए का, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, तो z का माइनस है ना, माइनस तो नीचे आएगा, नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ होता है, पॉजिटिव एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, नहीं? यस सर। समझ आया कि नहीं आया तनीषा? जेन्युइनली बताओ, समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? नहीं अरे पॉजिटिव एक्सिस ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे होता है, याद रख लो इसको। तो पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव में नेगेटिव पॉइंट, तो -z की तरफ पॉइंटिंग आएगा, ठीक है। चलो कैमरा ऑन रखो भाई, कैमरा मैं तो इसलिए ऑफ करता हूँ कि मेरा ध्यान आप सब पे ना जाए, नहीं तुम्हारा ध्यान मेरे पे ना जाए, सवाल पे रहे, है ना, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही आया। इधर गलत दे रखा है इसका आंसर ना, ये जो आंसर दिया हो ये गलत दे रखा है, मैंने करेक्शंस भी कर रखे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे -k कैप आएगा, ठीक है,
ओके, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। अरे क्या है यार, और सॉल्व करो, करो बेटा इसको। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा ना, थोड़ा हिंट समझो तुम, ठीक है बेटा। ये जो 2Q चार्ज दिया हुआ है, इसको मैं स्प्लिट कर दूं तो मैं बोल दूं ये 2Q नहीं है, यहाँ पे ये 2Q इज एक चार्ज Q और एक दूसरा चार्ज Q, ये दोनों चार्ज इकट्ठे रखे हुए हैं और ये दोनों मिलके 2Q बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये ब्लू कलर का और येलो कलर का चार्ज मेक्स अ डाइपोल, और रेड कलर का और चार्ज एट पॉइंट है ये दूसरा डाइपोल, तो दो डाइपोल बन गए। इनका कुछ डायरेक्शन होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और एक पॉइंट करेगा आपका इधर और दूसरा पॉइंट करेगा इधर। सो दीज आर टू वेक्टर क्वांटिटीज और एंगल बिटवीन देम इज कितना होता है 60 इक्विलेटरल डिग्री, ट्राइंगल का इंटरनल एंगल? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये भी 60 होगा। अब देख लो आप, अगर मैं एक को P1 बोल दूं और दूसरे को P2 बोल दूं, सर आ अब गया। फाइंड आउट करो। आ गया आंसर? शाबाश तनिषा, सब लोग करो भाई, अब हिंट भी दे दिया आपको। क्या आंसर आया बताओ बेटा।
कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, बहुत लेंदी तो आंसर आया नहीं होगा, बता दो। शाबाश नवीन। √3 √3 क्यू या क्यू डी? QD। हाँ, √3 QD, √3 QD इज द राइट आंसर बेटा। सबका सही आया है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गर्मी मिटाने को। हाँ, पानी पीते रहो, गर्मी भुलाते रहो। चलो भाई, बात करें कि दो होंगे, दो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स होंगे। एक पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा है नेगेटिव, उससे स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक आने वाला, जिसको हमने ग्रीन कलर से लिख दिया P1। दूसरा होगा पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पर आने वाला, जिसको हमने येलो कलर से लिख दिया P2। ठीक है, ये दो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें बेटा, तो मैं निकाल रहा हूं P1। तो P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो P1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, QD के बराबर। सिमिलरली P2 की बात करें तो P2 का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, QD के बराबर। अब ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल आपको थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री। तो आपको सिर्फ इन वेक्टर्स को ऐड करना है बेटा, इन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, क्या होगा? √2 तीन नेट की बात करें तो अंडर रूट वेक्टर सम नहीं करते थे, P1² प्लस P2² का स्क्वायर 2P1 प्लस P2 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो इसको लिखें, P1 की वैल्यू क्या है, QD, तो QD² प्लस P2 की वैल्यू QD² प्लस 2 इंटू QD इंटू QD इंटू कोस थीटा कितना होगा, 1/2। तो 2 से 2 गया, तो ये क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 3QD², 3QD का स्क्वायर, 3 बार है ना, QD² प्लस QD² प्लस QD²। तो अब 3 बाहर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, और Q और D क्योंकि स्क्वायर थे बाहर आएंगे तो Q और D बच जाएगा। तो आपका P नेट की वैल्यू क्या आएगी, नेट डायपोल मोमेंट एट पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी पे या क्या, कि कौन से पॉइंट पे? डायपोल पॉइंट पे नहीं होता, डायपोल मोमेंट पॉइंट पे नहीं होता, डायपोल मोमेंट इज द इन दोनों डायपोल्स की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है ना। तो क्या आएगा, √3QD। दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर ये मान लो इंटरसेक्ट कर रहे होते किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की बात कर लेते सेंटर ऑफ द डायपोल पे। ठीक है, तो √3QD, P नेट इज √3QD, ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके जी, अब आगे बात करते हैं। इसमें डाउट है बच्चों, ये फॉर्मूला याद सर, करना होगा, जिनसे नहीं हुआ उनको ये फॉर्मूला याद करना होगा। हाँ जी, सर डायरेक्शन कहाँ आएगी बताओ? डायरेक्शन या तो tan थीटा लगाकर कंपोनेंट स्प्लिट करके करो, या फिर हमें पता है कि दोनों जो सिमेट्री ऑफ द, उससे सिमेट्री ऑफ द फिगर से हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इनके बीचों बीच आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री पे, दोनों साइड से 30 पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। या तो पूरा वो फॉर्मूला लगाओ आप tan थीटा वाला, या फिर सीधा आपको पता है कि सिमेट्री से है, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब एक जैसे डायपोल है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 60 डिग्री पे है, तो इनका मैग्नीट्यूड बीचों बीच आएगा इनके, यानी कि 30 डिग्री। राइट, ओके, ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या होगा? देखो, एक नेगेटिव चार्ज रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, इनके बीच का सेपरेशन रखा 2a, राइट। अब दो तरीके के पॉइंट्स होंगे बेटा, एक तो होगा जो ब्लू कलर का, जो मैंने एक्सिस ऑफ द डायपोल बनाया है, राइट। तो ब्लू कलर से एक्सिस ऑफ द डायपोल ड्रॉ किया है। ये ऐसा एक्सिस है जिस जो दोनों चार्जेस के थ्रू पास करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के थ्रू पास करेगा, इसको बोला एक्सिस।
एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो अगर एक्सिस ऑफ द डायपोल पे कोई भी पॉइंट सिचुएटेड है, जैसे यहाँ पे मैंने पी अलग अलग लोकेशन पे ड्रॉ किया, तो दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एट दीज एक्सियल पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरे तरीके के पॉइंट होते हैं जो सेंटर ऑफ द डायपोल से पास करने वाली लाइन है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जैसे पी 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 अलग अलग तरीके पॉइंट हो सकते हैं एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो हमें दो फॉर्मूला देखने हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला फॉर्मूला है फॉर पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन की अगर हम बात करें तो आपको एक डायपोल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बेटा एक डायपोल, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू और ये नेगेटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्यू एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a, राइट। तो अब मुझे एक एक्सियल पॉइंट पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो एक्सियल पॉइंट मैंने लिया पॉइंट P। ठीक है, दिस पॉइंट P इज एट a डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। सेंटर ऑफ द डायपोल से इस पॉइंट P की दूरी कितनी है, r, राइट। और डायपोल की लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ ऑफ द डायपोल इज कितनी है, 2a, 2a है, 2a, अरे हमेशा 2a ही लेके चलो इसको तो आप। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज Q। पॉजिटिव चार्ज Q से कितना दूर है बेटा ये पॉइंट, r/2। R minus A. r/2 या r माइनस a। r-a। देखो बेटा, ये डायपोल को दो टुकड़े करे थे, मैंने बताया था ना कि सेंटर से a दूरी पर होगा पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो अब देखो ये पूरी दूरी थी r के बराबर, उसमें से a माइनस कर दो, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज r माइनस a। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव चार्ज r प्लस a। ठीक है, ये पूरी दूरी जो है वो r प्लस a हो गई। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमें कूलम्स लॉ बताता था कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है बेटा, तो फॉर अ पॉइंट चार्ज मैं लिखना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज Q से क्या होगा बेटा, के मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज Q डिवाइडेड बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना r माइनस a, तो के क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, ये किया तो हमें मिला पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू अपॉन r माइनस a स्क्वायर। और सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से बात करें तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस था एक प्लस था, आर माइनस ए था आर माइनस ए रख दिया, एक आर प्लस ए था तो आर प्लस ए रख दिया, फॉर्मूला डाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का वेक्टर सम। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया और डायरेक्शन बोल दिया कि ये पी कैप डायरेक्शन है। ठीक, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई और सॉल्व करने से मुझे जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलेगा बेटा के क्यू इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें हमें Q इंटू 2A को हमने क्या करा, हमें पता था कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, तो मैंने Q इंटू 2A को इकट्ठा किया और P के बराबर लिख दिया, और फाइनली फॉर्मूला जो आया जो आपको याद रखना है वो है 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट सम एक्सियल पॉइंट P, कोई एक्सियल पॉइंट P है इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर लोकेटेड है, उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या आएगा 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर्ड। K क्या है बेटा यहाँ पे, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, P क्या है, अब अच्छा K अगर मीडियम दिया होगा दोनों चार्ज के बीच में तो K उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा, राइट, बट जनरली 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रहेगा। और P क्या है बेटा, Q इंटू 2A के बराबर। ठीक है, R क्या है, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। ठीक,
और r माइनस ए, तो ए आपको पता है, ए क्या है बेटा, हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना, डाइपोल की जो लेंथ थी उसको 2 से डिवाइड कर दो, समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. अब इस फॉर्मूला को लिख लो नोटबुक में, E इज इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसके साथ में लिख लो कि एक्सियल पॉइंट के लिए है ये फॉर्मूला, एक्सियल पॉइंट के लिए। बुद्धूराम बुद्धूराम, अच्छा कितने बच्चे अपने आप को ज्ञान के अंदर गरीब मानते हो, हाथ ऊपर करना, ज्ञान की गरीबी। हाँ, बाकी बाकी जेम्स बॉन्ड्स, हाँ, बेटा जो गरीब रहेगा ना वही कुछ पाएगा, हाथ नीचे कर लो, है ना। तो क्या बोलते हैं, वी शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, है ना, हमें जीवन पर्यंत सीखते रहना चाहिए, चाहे ये चीज सीखो चाहे जो चीज सीखो, बट सीखते रहना चाहिए। तो और एक कहावत भी है ना, ज्ञान की गरीबी सबसे भारी, तो ज्ञान की गरीबी को मिटाते भी रहना चाहिए, वो चाहे फिजिक्स के तरीके से या जीवन का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान होगा तो उसको आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए, ठीक है। चलो E इज इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका एक्सियल पॉइंट लिख के और ये फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन कराएंगे आपसे, ठीक है। E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, ये कब होगा बेटा, जब जब आपका डायपोल का लेंथ, यानी डायपोल का लेंथ किस कहां से मिलेगा, ए से, वो बहुत छोटा हो, यानी कि पॉइंट पी आपका डायपोल से बहुत दूरी पर रखा हुआ हो, पॉइंट पी जो है उसका डिस्टेंस डायपोल के लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, यानी मैं बोल दूं कि 2a की लेंथ आपकी मान लो 0.5 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो 100 सेंटीमीटर इज फार ग्रेटर देन 0.5, तो उस केस में हम a की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू r, और फिर फॉर्मूला आपका बदल के हो जाता है आर क्यूब नीचे और ऊपर का r कट गया, न्यूमरेटर का एक आर कट गया, ए को आपने 0 मान लिया तो आर की पावर 4 नीचे आया, आर से आर कट गया तो आर क्यूब आ गया, 2kp अपॉन आर क्यूब। ये केवल तब यूज करोगे व्हेन आर इज फार ग्रेटर देन ए, जब आर की वैल्यू ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो, यानी कि पॉइंट पी डायपोल के सेंटर से बहुत दूर सिचुएटेड हो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर दोगे, अब फॉर्मूला आपने लिख लिया, यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, Yes, ये sir. क्वेश्चन देखते कितने बच्चे करेंगे यार, है ना। जो क्वेश्चन को, अभी इतने टफ क्वेश्चन है नहीं, और टफ है भी तो अब जो जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से इनको टफ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे ईमानदारी से इसको ढंग से सॉल्व करके हैंड रेज करोगे, है ना। मैं तो चाहता हूँ सब बच्चे हैंड रेज कर ले, है ना, मैं तो चाहता हूँ कि सब बच्चे इसको सॉल्व करें और बोले कि सर मैंने कर लिया सॉल्व, है ना, फटाफट से, जज्बा होना चाहिए, जज्बा करो। अगर सोल्व करने का जज्बा ना होना तो कम से कम गलती करने का तो होना चाहिए कि नहीं मैं ट्राई जरूर करूंगा, तो यू शुड ट्राई एटलीस्ट बेटा।
जैसे ही आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बेटा, है ना। शाबाश बेटा, बाकी सब भी सॉल्व करो भाई। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, फिर देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता। हाँ जी, अरे बुद्धू रामो, क्या कर रहे हो महादेव, जल्दी सॉल्व करो। सुनो, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, एक प्लस का 1 है जी और एक माइनस का 1 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है बेटा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। 1 1 centimeter. centimeter. ठीक है, और पॉइंट कितना दूर दे रखा है सेंटर ऑफ द डायपोल से? 10 centimeter. 10 10 centimeter. centimeter. 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पॉइंट पी दे रखा है, यानी कि एक्सिस ऑफ द इस पे पी, ठीक है। Yes. अब मुझे बताओ कि अगर मैं आर की वैल्यू पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बेटा? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1 सेंटीमीटर। But बस यही गलती हो गई ना। फार्मूला जब डिराइव कर रहे थे तो सेपरेशन बिटवीन द डायपोल क्या था? ए था कि 2a था? 2 2a। 2a. यही इसलिए बोला गया था कि जिसको तुम भूलोगे लेकिन भूलने का नहीं है, ठीक है, भूल गए ना, ठीक है। तो दिस इज 2a बेटा, दिस इज 2a, 2a इज 1 सेंटीमीटर, तो a कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमें पता है, इस फॉर्मूला में डालते हैं। p की वैल्यू क्या आएगी बेटा? p की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है और 2a की वैल्यू क्या है? 0.1 मीटर्स है ना। तो ये 10⁻⁻7 आ जाएगी। 10⁻⁻6 तो चार्ज हो गया और 2a की वैल्यू 0.1 मीटर्स है ना, तो 0.1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर्स। तो 10⁻⁻7 आपका कूलम मीटर आ गया p। r और a की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू पता है, बाकी तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में रखो वैल्यू और निकालो। तो e इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर इज 10⁻⁻1, ठीक है। -2। 10 था ना, लेकिन 10 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर होगा 10⁻⁻2, पर 10 था तो -1 लिख देंगे डायरेक्टली। यस, आर की वैल्यू फिर क्या आएगी? 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर
और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.5 सेंटीमीटर था, तो ये कितना होगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, है ना। इसको लिख दो 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स और इसका स्क्वायर और इस सारे का भी फिर से स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो बेटा। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है कमेंट बॉक्स में डालो जिनकी वैल्यूज आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, शायद 1.8 समथिंग आएगी। देख लेते हैं नीचे 1.8 इंटू 10⁵ कितने बच्चों की ये वैल्यू आई है 1.8 इंटू 10⁵ 10⁵ और यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। 10⁴ क्यों आ रही है बेटा, 5 आएगी, ये तो वेरीफाइड है, कई बार चेक किया है। 10⁴ आ रही है 4 आ रही है, एंड Yes, sir. Yes, sir. 4 नहीं आनी चाहिए यार। अच्छा 18 आ रही है ना, तो 18 को 1.8 कर दो ना। हाँ सर। हाँ तो 1.8 इंटू 10⁵ आएगा और 18 इंटू 10⁴ ठीक है। ठीक है, सब बच्चे करो यार, जिनसे नहीं हुआ वो इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो एक बार सॉल्यूशन को, कहीं डाउट है तो पूछो। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ अनुष्का, डाउट है बेटा, अनम्यूट करके पूछ लो जिनको डाउट है। No, sir. डाउट है अनुष्का? No, sir. ठीक है, तो ये इसको एक बार पढ़ो। हमने क्या किया, एक डायपोल था बेटा, 1 सेंटीमीटर सेपरेशन था दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। इनके सेंटर ऑफ डायपोल से 10 सेंटीमीटर दूर एक्सियल पॉइंट P था। इस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाला, है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डायपोल। उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2kpr/r² - a² वैल्यूज डाली और हमारा आंसर आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे याद रखने लायक चीज क्या है, 2kpr/r² - a²। क्या हम यहाँ पे r और a को नेग्लेक्ट कर सकते थे, r के कंपैरिजन में a को? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो ये कितना परसेंटेज हो गया बेटा उसका, 10 का कितना परसेंट हो गया 0.5, कितना हुआ 5%, है ना। तो 5% वैल्यू है तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, 1 2 3 होगा ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा तब नेग्लेक्ट वाला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो अभी हमारी वैल्यू आ गई ये। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल। अच्छा इससे पहले रुको, मुझे ये बताओ अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है बेटा, कितना टेम्परेचर चल रहा है? सर हमारे वहाँ 35 to 40। चलो मैं अपना बता देता हूँ, यहाँ पे है 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सन से रेडिएशंस आ रही हैं। ठीक है, और आपके छत पे क्या रखी है, पानी की टंकी रखी है। ठीक है बेटा, पानी की टंकी ड्रॉ कर लेते हैं, टंकी जैसा लगे तो सही। ये है पानी की टंकी, अब इसमें भरा हुआ है बेटा पानी। अब मुझे ये बताओ, जब बाहर का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है तो क्या ये पानी की टंकी का जो पानी भरा हुआ है इसका टेम्परेचर 44 से ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है सर। हो सकता है सर। हो सकता है। क्यों हो सकता है यार, जब बाहर का टेम्परेचर 44 डिग्री है तो इसका क्यों हो गया 44 से ज्यादा? कोई लॉजिक है कि फील किया है इसलिए बता रहे हो? फील किया है ना, मेरे यहाँ पे ना इतना गर्म पानी आ रहा है कि मैं हाथ नहीं धो पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ऐसे हाथ धोना ही मुश्किल हो जा रहा है, नहाना तो दूर की बात है। ऐसे हाथ धो रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बस करो भाई, मत डालो इस गर्म पानी में हाथ। तो
हो तो सकता है क्योंकि सबने फील किया है, क्योंकि 44 डिग्री तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है ना, नॉर्मली होता है 38 36 तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो 38 कोर का टेम्परेचर हो गया, पेरिफेरल ऑर्गन जैसे हाथ पैर है मुंह है इनका 36 के समथिंग रहता है। तो 36 और 44 में इतना बड़ा गैप नहीं है कि हमारा हाथ जलने की नौबत आ जाए, है ना। तो क्योंकि टैप से बहुत गर्म पानी आता है, तो इसका मतलब ये तो है कि प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस किया कि यार ये टेम्परेचर 44 से ज्यादा तो हो सकता है, पर क्यों ड्यू टू मीडियम। बताओ। ड्यू टू मीडियम। ड्यू टू व्हाट? मीडियम? मीडियम नहीं, मीडियम नहीं। अच्छा देखो, देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट कंडक्शन, हमने 11th में पढ़ा था ना, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कितने कौन से मोड होते हैं बेटा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन। ठीक है, तो सन से जो हीट आ रही है पानी की टंकी के पास, वो कौन से फॉर्म से आ रही है, कौन से मोड ऑफ ट्रांसफर से आ रही है? रेडिएशन से। रेडिएशन। ठीक है, और जो टेम्परेचर हमें बताया जा रहा है कि दिस इज द टेम्परेचर, तो किसका बताया जा रहा है? रेडिएशन का। नहीं, रेडिएशन का। अच्छा, सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5000 टू 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब बताओ किसका टेम्परेचर बताया जा रहा है? रेडिएशन का टेम्परेचर तो इतना है जो एनर्जी स्टार्ट हुई है वहां से। अब बताओ, रेडिएशन के पास एग्जैक्टली कोई टेम्परेचर होता नहीं है, उसके पास तो एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री स्पेस से आती है। बट आपने देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी कि जहाँ पे स्पेस होता है ना, बाहर आउटर स्पेस में किसी सैटेलाइट पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई काम कर रहा होता है, तो वहां पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है। एयरप्लेन भी ऊपर हवा में उड़ता है तो क्या होता है, बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो रेडिएशन के पास अगर टेम्परेचर होता तो वहां भी गर्म रहता है ना, रेडिएशन आ रही है तो गर्मी होती है ना। तो रेडिएशन के पास तो होती है एनर्जी, लेकिन वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एब्जॉर्ब होती हैं तो क्या होता है, फिर टेम्परेचर जनरेट होता है, फिर हीट जनरेट होती है। अब सन का सरफेस का टेम्परेचर है 5000 टू 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से जब रेडिएशन चली थी तो वो 5000 से 10,000 के सरफेस को छोड़कर चली थी, ठीक है। अब जो हमें बताया जा रहा है टी नोट, ये क्या है बेटा? आउटसाइड एयर का टेम्परेचर है, जो बाहर हमारे हवा है ना, उसका टेम्परेचर क्या है? 44 डिग्री सेल्सियस। और रूम का टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो टी एम्बियंट जिसको बोलते हैं, क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो वो रूम एयर का टेम्परेचर हम कैलकुलेशन में लेते हैं। जब आपने कैलकुलेशंस किए होंगे थर्मोडाइनमिक्स के, तो वहां पे रूम एयर का जो टेम्परेचर है वो आप लेते हो। और जो हमें बताया जा रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द आउटसाइड एयर टेम्परेचर, है ना। तो ये आपको दिया। अब देखो, बाहर की एयर जो है उसके साथ क्या इंटरेक्ट कर रही है पानी की टंकी? बिल्कुल कर रही है। किस चीज, कैसे हो रहा है? ये एयर जो आ रही है ऐसे फ्लो करती जा रही है, इसके ऊपर से आएगी, ये एयर का फ्लो है, ठीक है। तो एयर तो 44 डिग्री सेल्सियस की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एयर तो क्या करेगी, 44 डिग्री के हिसाब से इससे हीट एक्सचेंज करेगी। और बाकी इंटरेक्शन कहां से हो रहा है? इसके ऊपर सन से आने वाली रेडिएशंस भी तो गिर रही हैं। तो ये रेडिएशन क्या करती है, जैसे ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी तो उसके जो है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस राइजेस, है ना। आपने ये एक्सपीरियंस तो किया होगा ना। देखो, हवा में आप आराम से चल रहे हो, आपको इतनी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन आप बाहर रखी हुई बाइक के ऊपर बैठो, बाहर खड़ी हुई बाइक के ऊपर, क्या होता है? होता है ना कुछ बहुत कुछ। गर्म होती है। हाँ, बहुत गर्म बस वही वो कुछ कुछ। होती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उस बाइक के जो सीट थी उसके ऊपर रेडिएशंस गिर रही थी और हीट वो ज्यादा एब्जॉर्ब करके और हाईयर टेम्परेचर पे चला गया। क्या वो सरफेस भी 44 था? बिल्कुल नहीं था, वो 60 प्लस होता है, 60 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। बाहर रख खड़ी हुई बाइक का टेम्परेचर, आप उस पर पानी ऐसे गीले हाथ करके रगड़ना, तुरंत एवेपोरेट हो जाएगा वो पानी, है ना। तो दैट मीन्स कि रेडिएशन से सरफेस और ज्यादा गर्म हो गया। और पानी की टंकी कैसे रंग की होती है बेटा आमतौर पे? ब्लैक कलर की। ब्लैक। तो ब्लैक पर और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हीट का, है ना। तो ये टेम्परेचर बढ़ बढ़कर आपका जो है 44 से बहुत ज्यादा हो जाता है। 60-65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी होगा पानी का आजकल, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि भाई टंकी गर्म हुई, टंकी से फिर पानी गर्म हुआ, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो गया? ग्रेटर देन 60 डिग्री। तो 65 लिख दो इसको। तो इतना टेम्परेचर हो गया। फिर क्या होगा? ये एम्बियंट एयर को हीट लॉस करेगा कि गेन करेगा? बाहर जो हवा है उसको, उसके साथ ये हीट लॉस करेगा कि गेन करेगा?
भाई टेम्परेचर ऑफ वाटर ज्यादा हो गया तो ये हीट एयर को दे देगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सवाल था भाई, बताते आप, आपने प्रैक्टिकली तो बता दिया, लेकिन ये जो है इस तरीके से। एक और क्वेश्चन पूछूं फिर आगे बढ़ेंगे। कितने बच्चे इंटरेस्टेड हो थर्मोडायनेमिक्स का एक और क्वेश्चन में, ऐसा ही प्रैक्टिकल? ठीक है, चलो पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बेटा कि मुझे ये बताओ आप, मैं आपको एक बाल्टी, ठंड के दिन है, ठीक है, गर्मी बहुत ठंड है बाहर, ठीक है, मैं आपको एक पानी देता हूँ, गर्म बाल्टी, गर्म पानी देता हूँ बाल्टी में, जिसका टेम्परेचर है आपका, पानी का टेम्परेचर है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ओके। अब ये जो बाल्टी थी इसमें खाली था ऊपर ना, आपको क्या करना है, आप 80 डिग्री सेल्सियस से तो नहा लोगे नहीं, या नहा लोगे 80 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से? नहीं नहा पाएंगे। नो सर। नहीं नहा पाओगे, तो आप क्या करोगे फिर, क्या करना है आपको, क्या करना ठंडा पड़ेगा? पानी डालेंगे। ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, आधी बाल्टी पानी था, अब आधी बाल्टी आपको उसमें और पानी ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, राइट? तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर आप इजीली नहा पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको 85 डिग्री सेल्सियस वाले पानी की बाल्टी दी, आधी बाल्टी है, और मैंने बोला कि आपको अभी नहीं नहाना, आपको 10 मिनट बाद नहाना है। ठीक है, आपको 10 मिनट बाद नहाना है जब ये आपको बाल्टी मिल गई। तो अब मुझे बताओ कि क्या आप इसमें पहले ही पानी मिला दोगे या बाद में मिलाओगे 10 मिनट बाद? सर बाद में मिलाएंगे। बाद में सर। नहीं, बाद में 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कम हो चुका होगा या 85 ही रहेगा? सर कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा। ये मान लो बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है, तो कितना बचेगा इसका टेम्परेचर 10 मिनट बाद? 42। मान लो 60 बच गया, तो 60 डिग्री का टेम्परेचर बच गया, और पानी आधा बाल्टी, उसमें थोड़ा सा ठंडा मिलाते ही पूरा ठंडा हो जाएगा। एक्सपीरियंस किया होगा ये Yes, sir. लाइफ में, तो Yes, एक्सपीरियंस sir. किया होगा ना। ठीक है, और दूसरा, या फिर इसको आप ऐसा कर सकते हो कि भाई सर आपने जैसे पानी दिया, मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा भर दिया, मैंने ठंडा वंडा जो मिलाना था मिला दिया, और फिर अब मैं 10 मिनट बाद नहाऊंगा। तो कौन सा तरीका बेहतर तरीका है? सर पहले वाला बेहतर है। सर पहले वाला। बाद में मिलाएंगे। पहले वाला कि बाद वाला? अरे अभी पढ़ाऊंगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पानी जिनको बाद में डालने वाला। सर पानी सही है। बाद में मिलाने वाला अच्छा है तरीका। अभी है ना, कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, उनको बता देता हूँ भाई, थर्मोडायनेमिक्स ना 8 से 10% ऑफ द पेपर होता है, 8 to 10% ऑफ द पेपर इज थर्मोडायनेमिक्स। जो ऐसे जा रहे हैं ना, जाओ जाओ सवाल करना फिर तुम, है ना, मजाक चल रहा है इधर क्लास में, कोई बात नहीं। ठीक है, सो पहले पानी मिलाने वाला कि बाद में, बताओ? बाद सर बाद में। सर बाद में। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सुना है? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या होता है? वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था मान लो हमारा T0 पे 85 डिग्री सेल्सियस पे बेटा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डिक्रीज करता है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इनिशियली ज्यादा रहेगा फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब बताओ 10 मिनट, ठीक है बेटा, 10 मिनट की बात करते हैं कि 10 मिनट, T0 था कहाँ पे, T इक्वल्स टू 0। ठीक है, 10 मिनट वाला टाइम ये हो गया, मान लो T इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब देखो आप मुझे बताओ कि रेट ऑफ कूलिंग जो था इस पॉइंट पे है, 10 मिनट बाद कितना टेम्परेचर हो गया बेटा, ये मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। तो शुरू के 10 मिनट में क्या हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 85 से घटकर 50 आ गया। अगर आप इसको T0 पर ही, T इक्वल्स टू 0 पर ही क्या कर लेते, T इक्वल्स टू 0 पर ही आप इसको मिला के अपना कर लेते, 45 60 जितना भी करना है, 50 55 जितना भी आपको, जितने गर्म पानी से नहाना है उतना आप इसको मिला मिला के T इक्वल्स टू 0 पे ही कर लेते। तो क्या होता बेटा फिर, तो दूसरा प्लॉट करता हूं मैं, तो T इक्वल्स टू 0 पे, अच्छा दूसरा नहीं, इसी में समझाएंगे। ठीक है,
तो आपने कर लिया मान लो t इक्वल टू 0 पे इसको 50 डिग्री या 55 पे कर लिया सेट, ठीक है। तो आपका प्लॉट कैसा होता बेटा, आपकी एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होती 55 डिग्री सेल्सियस जो है आपने कर लिया इसका टेम्परेचर, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपका टाइम जो है 0 था क्योंकि आपने पहले ही मिला लिया। अब मुझे बताओ अगले 10 मिनट अगर मैं इसके इक्वल गैप लूँ अगले 10 मिनट, तो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर गिरावट कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गया। कम हुई। तो कौन सा तरीका बेहतर तरीका था? पहले पानी मिलाने वाला। ये डेल्टा टी इतना आया और इसमें डेल्टा टी देखो, फर्स्ट वाले केस में डेल्टा टी, कौन से में डेल्टा टी ज्यादा है? सिर्फ फर्स्ट केस में। फर्स्ट वाले जब केस आपने में। पानी नहीं मिलाया, आपने ऐसे ही छोड़ दिया गर्म पानी को, तो कौन से में आपने हीट को ज्यादा वेस्ट कर दिया? फर्स्ट केस में। फर्स्ट पहले वाले वाले केस में। और ये तो सिर्फ बेटा ये तो सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही है, आपने पानी मिलाने से क्या क्वांटिटी भी बढ़ा दी इसकी? यस सर। यस सर। यस सर। और हीट क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो बढ़ा ही बढ़ा, ये डेल्टा टी तो कम हुआ ही हुआ, और मास और बढ़ गया, मतलब कि जो हीट कैपेसिटी थी उसकी एमसीपी, एमसीपी को बोल देंगे ना, सी बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, एम और सीपी को मिला के कैपिटल सी बोल देंगे। तो जैसे ही आपने मास बढ़ाया तो हीट कैपेसिटी बढ़ गई और डेल्टा टी भी कम हो गया, तो जो हीट लॉस है ना वो आपका कम होगा, जो उसका हीट कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई और डेल्टा टी भी कम हो गया, तो आपका जो हीट लॉस है वो कम होगा। तो आपने एनर्जी को वाटर के अंदर कंजर्व करके रख लिया ताकि आप नहाओ तो आपको पूरा मजा आए। तो अब से क्या करोगे, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ग्राफ को याद करके क्या बोलोगे कि भाई मैं तो पहले ही पानी मिला के रख दूंगा, ठीक है। यस सर। चलो अब वापस आते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं कि अगर पॉइंट जो आपका है इक्वेटोरियल एक्सिस पे सिचुएटेड हो, फॉर द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इक्वेटोरियल एक्सिस कैसा बेटा, देखो ऐसा क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, है ना, तो 2 पॉइंट चार्ज थे, उनके किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट पी था, तो क्या था, ई साइन थीटा कंपोनेंट और ई साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो गए थे बेटा, कैंसिल आउट हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, और केवल कोस थीटा कंपोनेंट जो थे हमारे वही ऐड हुए थे। तो सिमिलरली ये वही तो तरीका, ये एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस एट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल, या इक्वेटोरियल पॉइंट बोल दो भी। तो इसकी दूरी हमें पता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता थी। तो हमने क्या करा है बेटा, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए निकाला के क्यू अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, पॉजिटिव के लिए निकाला के क्यू अपॉन सेपरेशन। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपने अंडर रूट में आर स्क्वायर होता है ना, उसकी जगह स्क्वायर्ड कर दिया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया दोनों केसेस में। फिर आपने सिंपली ऐड कर दिया, इनको ऐड करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिला। इसमें कोस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से आपको ऑलरेडी पता है कि भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये वैल्यूज रखी, और देन फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। या माइनस साइन क्यों आया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, और डायपोल मोमेंट वेक्टर कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इनके साइन अपोजिट आ गए, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। और बाकी फॉर्मूला आप लिखो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, ये फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। लिख लिया, E is equal to minus kp upon r square plus a square raised to the power 3/2 for equatorial point of an dipole, ठीक है। अगर यहाँ पे r की वैल्यू फार ग्रेटर देन a हो
तो फिर क्या करेंगे बेटा कि a को 0 मान लो, फिर r की पावर 3 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। पहले वाला फॉर्मूला क्या था, 2k Yes. पी अपॉन आर क्यूब, ये था ना। और वैसा पूरा फॉर्मूला क्या था, 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2। यहाँ 3/2 आ रहा है, ठीक है, आर हट जा रहा है, तो आपको ये आइडिया लग रहा है, ठीक। अब ये फॉर्मूला लिख लिया, अब ट्राई करना एक क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और गिव मी द वैल्यू। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कोई इक्वेटोरियल एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। करो। आया बेटा आंसर? शाबाश अनुष्का। शाबाश भावना, शाबाश नवीन। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 चार्जेस +20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है।
अब डायरेक्ट वैल्यूज लिखें तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है या नहीं है बताओ? दिस इज एन है। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल है। 2a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। q की वैल्यू अगर लिखें तो q क्या है? 20 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। अब बताओ, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अब a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? अगर a देखें, a इज 0.5 सेंटीमीटर और r कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो अब देखो 0.5 और 50 का 1% है केवल 0.5, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे a को और फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे जो हमने नीचे वाला लिया था, कौन सा? माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। क्यों? यहाँ पे r की वैल्यू मेरी कितनी आ रही थी? 50 और a की 0.5, तो 0.5 इज ओनली 1% ऑफ 50, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस के पी अपॉन आर क्यूब फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है बेटा। P की वैल्यू निकालें, P क्या होता है? डायपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या आएगी? Q इंटू 2a के बराबर, तो इसकी वैल्यू निकालो। K की वैल्यू क्या है ऐसा यूनिट में? 9 इंटू 10⁻9 और R की वैल्यू 0.5 मीटर्स। तो रखो वैल्यू सारी फॉर्मूला में। E इज इक्वल टू -9 इंटू, अच्छा वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू P की वैल्यू क्या है? Q इंटू 2a, दैट इज Q 20 इंटू 10⁻6, 2a इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। R इज 50 इंटू 10⁻2 क्यूब्ड, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो ऑन सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में 10⁻6 और -8 और ये आपका आ गया 9 2 ज़ा 1800 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 5 5 एंड 5 125, ओके 125 इंटू 10⁻−3, ठीक है। तो इसको देखो बेटा, ये क्या आएगा? 1800 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 10⁻3, करो सॉल्व। कितना आया फाइनल आंसर? E इज इक्वल टू कितना आ रहा है? अनुष्का आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 1.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। 1.44 इंटू 10 टू द पावर 1.44 इंटू 10⁻4, यस सर। और यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। 1.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। तो देखो यहाँ पे मेन बात क्या थी बेटा कि वाई वी नेग्लेक्टेड ए इन कंपैरिजन टू आर। ए को आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि ए की वैल्यू ओनली 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ आर है, राइट? समझ आया बेटा? ए को नेग्लेक्ट कर दिया, फॉर्मूला लगाया और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करें? अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर सही है। और अब डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर गॉस लॉ, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो होता है उस पर दे देंगे, राइट। तो इतना है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते बेटा। अब जिनको डाउट्स है दे कैन